बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन और हज़रात, ट्रंप के टैरिफ वॉर ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। टैरिफ की इस तिजारती जंग के असरात दुनिया की मईशतों को मुतासर कर रहे हैं। इस वक्त अमेरिका की स्टॉक मार्केट्स की बात करें तो वहां जो मंदी रही है, उसका रुझान रहा है, उसने भी रिकॉर्ड बनाया। 5,000 अरब डॉलर्स का नुकसान तो पहले ही हो गया था इस नए टैरिफ के अनाउंसमेंट से। मजीद 6,000 अरब का नुकसान अमेरिकन मार्केट्स को हो चुका है। वहीं दीगर ममालिक की स्टॉक मार्केट्स भी मंदी की जानिब गामजन हैं। दुनिया भर के 50 से ज्यादा ममालिक ने अमेरिका से टैरिफ में कमी की अपील की है। बात करें कराची स्टॉक मार्केट की तो यहां भी शदीद मंदी का रुझान रहा। मार्केट क्रैश होती दिखाई दी। 100 इंडेक्स में सुबह आगाज से ही हमने मंदी देखी और पहले हाफ में मार्केट 3,000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी का शिकार रही। 12 बजने करीब 11:58 टू बी प्रिसाइज मार्केट में ट्रेडिंग रोक दी गई, पॉज कर दी गई और फिर ये 1:03 पे दोबारा बहाल हुई है, क्योंकि मार्केट जिस तरतीब से क्रैश हो रही थी दोबारा हमने देखा मार्केट आगाज हुआ। लेकिन मार्केट ने ओवरऑल आज जो है तकरीबन 4,000 पॉइंट्स की मंदी रिकॉर्ड की गई और दौरान ट्रेडिंग तकरीबन 8,000 पॉइंट्स की मंदी रही और लग यही रहा है कि ये नेगेटिव सेंटिमेंट अब प्रीवेल करेगा। अमेरिका के तिजारती टैरिफ से पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा बरामद कुनिंदा मुल्क है और हम ये जानते हैं कि 5 अरब डॉलर से जायद की ट्रेड माली साल 2024 में हमने अमेरिका के साथ अपनी एक्सपोर्ट्स की थी। खास करके हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसकी बहुत बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट्स अमेरिका की जानिब होती हैं। याद रहे कि हम जब अमेरिका से सामान मंगाते हैं तो हम उसके ऊपर 58% टैक्स लगाते हैं और जब हमारा सामान अमेरिका जाता है तो उन्होंने अब 29% टैक्स लगा दिया है, जिसके बाद इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड शदीद मुतासर हुआ है, जिसकी वजह से आज हम दुनिया भर में मंदी का रुझान देख रहे हैं। मुआशी मैदान से रुख करेंगे सियासी मैदान का, तो ये भी जानते हैं पाकिस्तान में इस वक्त कैनाल्स के मामले पर वफाक और सिंध आमने सामने है। बिलावल भुट्टो वाज़ेह अल्फाज में कह चुके हैं कि हम सिंध के पानी पर कब्जा नहीं होने देंगे और ना किसी को अपने सूबे के हक पर डाका डालने का हक देंगे। जबकि कल ही वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजीर दाखिला से मुलाकात में वाज़ेह तौर पर कह दिया कि कैनाल्स विफाक और SIFC का प्रोजेक्ट है और मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए इसका कयाम जरूरी है। यस, कैनाल्स का ये मामला क्या रुख इख्तियार करता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है पीपल्स पार्टी हुकूमत की। वो अहम इत्तेहादी है जो कल अलग हो जाए तो हुकूमत का तख्ता उलट जाएगा। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि अभी तक मैं ये नहीं देख रहा हूं कि वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की बातों को सीरियस ले रही हो, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी के पास ये पावर है कि वफाकी हुकूमत गिरा सकती है तो वफाकी हुकूमत इस बात पर परेशान क्यों नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है जो हम आज के प्रोग्राम में उठाएंगे। लेकिन लेट्स स्टार्ट विद द टैरिफ वॉर। अच्छा, मैं थर्सडे के दिन मैंने अपना आखिरी प्रोग्राम किया था आज से पहले। उसी दिन मैं इतना हैरान था क्योंकि वेडनेसडे को ये टैरिफ अनाउंस हो गया था रात में और दुनिया भर की मार्केट्स, दुनिया भर के फाइनेंशियल मैनेजर्स, फंड मैनेजर्स प्लानिंग में लग गए थे कि किस तरह हम अपने मुल्क को बचाएंगे, किस तरह अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बचाएंगे, किस तरह अपने प्रॉफिट मार्जिन को बचाएंगे। पाकिस्तान की तिजारती बरादरी उस दिन जुमेरात के दिन खुशी का इजहार कर रही थी क्योंकि 7.5 रुपए बिजली के यूनिट में कमी कर दी गई थी। मैं उस दिन बड़ा हैरान हुआ था और मैंने ये सवाल भी उठाया था कि आज ताजिर बरादरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पूरे पाकिस्तान से वो खुशी का इजहार कर रहे हैं कि बिजली सस्ती हो गई। न किसी सहाफी ने उनसे कोई सवाल पूछा कि भाई आप परेशान हैं इस टैरिफ वॉर के ऊपर, ना उनकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल आया। आई वांट टू रिमाइंड यू कि मैंने थर्सडे को क्या बोला था ताकि आपको वाज़ेह हो जाए कि कितनी बड़ी सिचुएशन थी जिसको अंडर एस्टिमेट और अंडरमाइन किया हमारे फाइनेंशियल मैनेजर्स और पॉलिसी मेकर्स ने। सुनिए मैंने क्या कहा था। अमेरिकी तिजारती जंग का आगाज कर दिया है, टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर्स, और कहा है कि आज हमारी इक्तिसादी आजादी का दिन है। बशमूल अमेरिका और आलमी मंडियों में इस खबर के बाद मंदी का रुझान शिद्दत इख्तियार कर गया। ट्रंप के आने के बाद से अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स में तकरीबन 5,000 अरब डॉलर हवा में उड़ गए। हैरत अंगेज तौर पर हमारी ताजिर बरादरी ने इस इशू को डिस्कस करना ही मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वो शायद बिजली की कीमतों में कमी पर इतने खुशी से निहाल थे कि उनको याद ही नहीं रहा। सोचना चाहिए चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को कि मुल्क के लिए सबसे जरूरी इश्यूज, बर्निंग इश्यूज कौन से हैं और दुनिया की इकोनॉमी के लिए बर्निंग इश्यूज वक्त ये ट्रेड वॉर है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को बताना चाहूंगा कि सिर्फ पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग हॉल्ट नहीं हुई, दुनिया की बहुत सारी स्टॉक मार्केट्स में ट्रेडिंग को बंद कर दिया गया।
ये एक बेस्ट प्रैक्टिस समझी जाती है स्टॉक मार्केट्स की कि जब स्क्रिप्ट्स 5% से ज्यादा गिरते हैं तो उस पर लॉक लग जाता है, यानी एक एक शेयर जब 5% गिर जाता है और मार्केट के सारे शेयर अगर 5% डिक्लाइन कर जाएं तो ये मार्केट में ट्रेडिंग बंद हो जाती है। इससे पहले पाकिस्तान की KSE 100 इंडेक्स में ट्रेडिंग हॉल्ट जो हुई थी, ट्रेडिंग बंद हुई थी, वो 2020 में हुई थी जब मार्केट में थोड़ा मंदी का रुझान देखा गया था और उस वक्त ये ट्रेडिंग बंद की गई थी। उस वक्त भी तकरीबन 45 मिनट के करीब ये बंद की गई थी, आज तकरीबन घंटे के लिए बंद की गई है। लेकिन डिस्कस करने का मकसद क्या है? आज डिस्कस करने का मकसद है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। आज हम चोलिस्तान के अंदर 70 लाख एकड़ आबाद करने जा रहे हैं। आज हम SIFC के जरिए इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान इनवाइट कर रहे हैं। क्या ये इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इसी तरह बहाल हो पाएगा? किस तरफ जाएंगी हमारी मार्केट्स? लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। मेरे साथ मौजूद है, वेलकम करना चाहूंगा पाकिस्तान तहरीक अजहर सिद्दीक साहब को, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। PMLN के अली गौहर बलोच साहब हमें कुछ लम्हों में ज्वाइन कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी के एडवोकेट सेनेटर जमीर घुमरो साहब हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन आई वुड लाइक टू स्टार्ट द डिस्कशन विद सलमान शाह साहब, साबिक वफाकी वजीर खजाना रह चुके हैं, माहिर मईशत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। शाह साहब, ये जो टैरिफ लगा है 29% पाकिस्तान पे, मैं तो थर्सडे को ही हैरान था कि हमारी ट्रेड बॉडीज, हमारी तिजारती कम्युनिटी के सरबराहान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पर उन्होंने इस इशू को एड्रेस ही नहीं किया। क्या आप समझते हैं कि हमारे फाइनेंशियल मैनेजर्स, पॉलिसी मेकर्स इस वक्त इस सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए सही स्टांस पे हैं, सही स्टेप ले रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि मिसमैनेजमेंट इस सिचुएशन में भी हमारी हुकूमत की नजर आएगी? सलमान शाह साहब। देखिए, पाकिस्तान की इकॉनमी को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। नंबर 1, हमारी इकॉनमी जो है वो कोई ट्रेड के ऊपर ज़्यादा नहीं चलती। बहुत थोड़ा अमाउंट है हमारे GDP का जो ट्रेड हम करते हैं, और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बहुत ही कम है। अगर आप GDP का लें तो मे बी 7-8% एक्सपोर्ट्स होती हैं। तो हमारे लिए उस तरह से ये टैरिफ्स का इम्पैक्ट इतना बड़ा इकॉनमी पे डायरेक्टली नहीं होता, इनडायरेक्टली डेफिनेटली होता है, क्योंकि पूरी दुनिया में इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। जब चाइना के ऊपर होगा, मिडल ईस्ट में ममालिक जो ज़्यादा बड़ी एक्सपोर्ट करते हैं उन पे होगा, आसियान के ममालिक पे होगा, इंडिया पे होगा, तो वो उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट पाकिस्तान पे ज़रूर होगा। सो इन अ वे पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी से इस तरह से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। और दूसरी चीज़ ये है जी सर, मैं पूछना चाह रहा था, प्रोटेक्शनिज्म अमेरिका में कहा जा रहा है कि ये किया इसलिए गया है टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमी और अपने प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। मिसाल के तौर पे सर, एक चाइना का बॉल पॉइंट पाकिस्तान में अगर 20 रुपए का मिल रहा है और पाकिस्तानी बॉल पॉइंट 50 रुपए का, 40 रुपए का मिल रहा है, तो लोग ऑफकोर्स चाइनीज प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे क्योंकि उनकी यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी कम है, हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज्यादा है। डू यू थिंक पाकिस्तान को भी इस प्रोटेक्शनिज्म वाली पॉलिसी की जरूरत है सर? नहीं, पाकिस्तान तो ऑलरेडी इस प्रोटेक्शनिज्म में फंसा हुआ है ना, और इसी वजह से हम एक आउटवर्ड लुकिंग इकोनॉमी नहीं है। हमने तो, आपने जैसे शुरू में ही कहा कि पाकिस्तान ने तो अमेरिका के ऊपर 58% टैरिफ लगाए हुए हैं, और साउथ एशिया में पाकिस्तान सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड मुल्क है कि यहाँ पे टैरिफ्स बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है, वो डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर ही अपनी नज़र रखते हैं। इसलिए जो आपने कहा कि वो दुनिया में एक भूचाल आया हुआ है, लेकिन वो यहाँ पे बिजली के निर्खों के ऊपर खुशियाँ मना रहे हैं, तो वो अब इसमें नेक्स्ट स्टेप ये होगा, क्योंकि दुनिया में अगर इकोनॉमी स्लो डाउन होती है तो हमारे जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं उसकी कीमत भी कम होगी, तेल की खपत कम होगी, तो ऑयल इंपोर्ट्स की कीमतें कम होंगी, तो फिर हमारे बिजनेसमैन भंगड़े डालेंगे कि चलें जी अब तो पेट्रोल भी सस्ता हो गया है। बट पॉइंट ये है कि हमारी इकोनॉमी जो है ना तो ग्रो कर रही है, और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो मसला है वो तो मुंसलिक है इस वक्त भी इंपोर्ट्स के ऊपर। शाह साहब, अगर कोई चीज इफेक्ट होगी तो वो मेरा ख्याल है रेमिटेंसेस इफेक्ट हो सकती हैं, क्योंकि अगर बाकी दुनिया में रिसेशंस आएंगी
और पाकिस्तानी वर्कर्स जो अमेरिका में हैं या यूरोप में हैं या मिडिल ईस्ट में हैं, उनकी ले ऑफ्स होंगे और उनको पैसा नहीं भेज सकेंगे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान पे एक इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा। सो ओवरऑल पाकिस्तान पे मे बी थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आए, बट जनरली स्पीकिंग पाकिस्तान जो है इस टैरिफ वॉर में पाकिस्तान के ऊपर स्वाय हमारी जो अमेरिका को एक्सपोर्ट्स हैं $5-6 बिलियन, उसके ऊपर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट, वहाँ भी मेरा ख्याल है इम्पैक्ट कम होगा। उसकी एक और वजह ये है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो क्वालिटी में बड़ी लो क्वालिटी हैं और वो कीमत भी उनकी बड़ी लो है। और जब बाकी कीमतें मसलन भारत की जो टेक्सटाइल्स हैं उन पे जब लगेगा तो वो और महंगी होंगी, तो पाकिस्तानी मसनूआत जो कि लोअर क्वालिटी और लोअर कीमत पे हैं उधर शायद डिमांड भी बढ़ सकती है। सो पाकिस्तान एक कॉन्ट्ररी इकोनॉमी है। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की हमें फिक्र थी तो वो तो पहले भी नहीं हो रही थी। बिल्कुल ठीक सर। आपने कहा कि SIFC बनी थी इन्वेस्टमेंट्स लाने के लिए, लेकिन आज तक तो वो इन्वेस्टमेंट लाने में कामयाब नहीं हुई क्योंकि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात जो हैं वो इन्वेस्टमेंट के काबिल नहीं है। बिल्कुल ठीक सर। पर्टिकुलरली फॉरेन इन्वेस्टमेंट के काबिल नहीं है। सो आई थिंक कि हम इसी तरह चलते जाएंगे जिस तरह चल रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर रहेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ 0 के करीब रहेगी, हो सकता है इन्फ्लेशन जो है वो नीचे फर्दर आ जाए, लेकिन लोगों की कुव्वत खरीद जो है वो क्योंकि बहुत कम हो चुकी है, गुर्बत बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो उसका कोई इम्पैक्ट मुझे नजर नहीं आता। ठीक शाह साहब। पाकिस्तान में जो मेजर हमें इस वक्त जरूरत है जी सर, वो हमें पॉलिटिकल इंतशार से निजात चाहिए। पाकिस्तान बहुत ज्यादा पोलराइज्ड हो चुका है जिसको ठीक करना बहुत जरूरी है। ठीक सर। अजहर सिद्दीक साहब, इस वक्त आपकी नज़र में दुनिया भर की स्टॉक मार्केटों में जो मंदी है, क्योंकि हुकूमत हमेशा ये कहती है, वजीर आजम साहब हमेशा फख्र करते थे कि उनके दौर में जो पॉलिसीज बनाई गई स्टॉक मार्केट ने जब लाख का बैरियर क्रॉस किया KSE 100 इंडेक्स ने, उस वक्त के बाद से हमारे वजीर आजम साहब इस बात पे फख्र करते हैं कि उनकी पॉलिसीज की वजह से मार्केट्स ने, कैपिटल मार्केट्स ने इतना फ्लरिश किया है। आपकी नजर में आज जब मंदी का रुझान है और दुनिया में टैरिफ वॉर डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू कर दी है, इस सिचुएशन में आपको लगता है वजीर आजम साहब की पॉलिसीज साजगार साबित होंगी? अजहर सिद्दीक साहब। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, आपको किसने कह दिया कि पॉलिसी साजगार पॉलिसी साजगार तब साबित हो। आपका इंटरनेट साजगार साबित नहीं हो रहा। आएगी। ओके ओके, आ गई आवाज, आ गई आवाज। कंटिन्यू। जहां देखे ना, जब तक ये चीजें आपकी बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगी, आपकी इकोनॉमी बेहतर नहीं हो सकती है। आप बताएं, आपको पता है कि आपका लोन GDP का 60% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो कहां से कहां चला गया है। स्टॉक एक्सचेंज में तो ब्लैक मनी सारा इंजेक्ट होता है, वो ब्लैक मनी इंजेक्ट होता है, वो डालते हैं निकालते हैं और आर्टिफिशियली इसका इकोनॉमी सारा तो कोई है नहीं। वो तो लोग पैसा बनाते हैं, 1.5 साल खुद बनाया, बना के लेके उसकी मुल्क की इकोनॉमी पे बताया ना असर क्या हुआ। थोड़ा बहुत असर पड़, जैसे शाह साहब ने बता दिया, बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको चीज बता दी है। दूसरा जो हालात है ना, जो आपकी तरह बड़ा छलांगे मारी हुई थी, शोर डाला हुआ था, वो देखिए क्रैश किया है, तो ठीक है एक बैरियर पे आके बंद करना पड़ा, लेकिन क्रैश की तो क्या हाल हुआ सिमरा। यानी आप समझे इस बात को कि आपने जिन चीजों की तरफ तवज्जो देनी थी, क्या आपने यहाँ फॉरेन रेमिटेंसेस को बढ़ाना था, वो आप बढ़ा नहीं सके। टैक्स ब्रॉड बेस करनी थी, वो आप कर नहीं सके। बिजनेस एनवायरनमेंट आप जनरेट नहीं कर सके उस तरह से, एक्सपोर्ट आप बढ़ा नहीं सके। आप देखिए तो सही ना कि जब 2022 के अंदर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गिराई है तो डॉलर कहाँ खड़ा था, पेट्रोल की प्राइसें कहाँ खड़ी थी। आज हम इमरान खान हुकूमत गिराने के बाद क्या बड़ा काम हमने किया, हमने उड़ाकर रख दिया है। इस हालत में हमसे जो इकोनॉमी स्टेबल होती मुझे नजर आती है, ना इनके पास इतनी कैपेसिटी है, ना इस मुल्क के अंदर कोई इतना है। यानी यहाँ क्या हो रहा है,
यहाँ अपना रियल एस्टेट का बिजनेस बड़ा जबरदस्त चल रहा था, और इमरान खान कोरोना के दिनों में इतना बूम किया। अब देखिए अब क्या है, अब जो कोई कहे या ना कहे, अब हमने मलिक रियाज जैसे इन्वेस्टर को जाया कर दिया सिर्फ इस चक्कर में कि जनाब वो इमरान खान को। आज देखें दुबई साउथ के अंदर कितना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है, और आपका रियल एस्टेट का जितना पैसा वहां जाके इन्वेस्ट होगा, आपने हासिल क्या किया? यानी आपको ऐसे बिजनेसमैन को प्रमोट करना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा उलझा दिया। वो आप अगर देखें ऐसा ही आदमी था तो वहां जाकर बैठकर इतना बड़ा काम कर रहा है, उसकी वजह क्या है ये सोच रहा है। आपके पास मां सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने के अलावा, दहशतगर्द डिक्लेयर करने के अलावा और कोई काम आपको नजर आ रहा हो तो जरूर बताइएगा। बाकी वो महंगाई सिंगल डिजिट पे लाना, वो बेवकूफ कब तक बनाते रहेंगे? चीनी आप अंदाजा 140 से कहां ले गए हैं चीनी आप? ठीक है। वैसे अजहर साहब, मलिक रियाज का दुबई वाला प्रोजेक्ट भी बड़ी मुश्किल में पड़ गया है, किसी और के नाम पे करना पड़ गया नैब की कार्रवाई के बाद, और मलिक साहब ज्यादा वक्त अब जर्मनी में गुजार रहे हैं, दुबई में नहीं। देखिए मैं एक बताऊं आपको बात, सवाल ये नहीं है, सवाल बड़ा वाज़ेह है कि प्रोजेक्ट वो बैरियर टाउन का ना जी, तो नैब का क्या फर्क पड़ता है? नैब अगर करना है तो उसकी जुरिसडिक्शन यहाँ की है, वो प्रोजेक्ट नया है, कंपनी नहीं है ना, वो अटैचमेंट, वो तो बेवकूफ बनाने की कोशिश की है ना कि नैब ने जैसे पता नहीं क्या करना है, लेकिन लोग आज भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मैं बताना ये चाहता हूँ कि बिजनेस एनवायरमेंट देखें, आपने जहाँ जो बिजनेस प्रयोग करने वाले हैं उनको आप मुल्क से भगा रहे हैं। वैसे अगर मलिक रियाज इमरान खान की बुराई कर देते तो बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा हो जाता सर। मैं बताऊं कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा होना था? यहाँ तो आपने बिजनेस करने दे ही नहीं ना, कौन सा बड़ा बिजनेस है? वो यही है शुगर। चले अजहर साहब, अलामी थोड़ा सा, मैं बलोच साहब भी मेरे साथ हैं, मैं उनको बहुत इंतजार करवाया, मैं माजरत भी चाहूंगा अली गौर बलोच साहब, क्योंकि आप हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसीलिए मैं आपके पास आखिर में आया हूं इस राउंड में, अपॉलॉजीज। बट बलोच साहब, आपकी नजर में क्या हुकूमत, वजीर आजम साहब प्रिपेयर्ड हैं मार्केट को मजीद क्रैश से बचाने के लिए? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि बिल्कुल मैं तो ये समझता हूँ कि शहबाज सिद्दीक साहब की जो शख्सियत है और जिस तरह से वो एक मेहनती सियासतदान है, और उन्होंने अपनी कामयाबी और मेहनत के किले पंजाब और अब वो वज़ीर आज़म है, और जिस तरह वो हैं उस पाकिस्तान को सहारा दिया जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये पाकिस्तान तो डिफॉल्ट करने जा रहा है, और ये पाकिस्तान जो है ये इसमें तो हम माइंस बिछा के जा रहे हैं जब हम जा रहे हैं, और इसी पाकिस्तान के लिए श्रीलंका की मिसालें दी जाती थी, इसी पाकिस्तान के खिलाफ IMF को खतूत लिखे जाते रहे, इसी पाकिस्तान के ऊपर जब कोई दहशतगर्द हमला आवर होता है तो फिर उन लोगों का बयानिया आपको इंडिया के जो तजियाकार है उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए ये लोग नजर आते हैं। तो इनके तो पेट में दर्द होगा, अगर बिजली की कीमतें कम होंगी इनके पेट में दर्द होगा, अगर पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज बेहतर होगी इनके पेट में दर्द होगा। ये छलांगे उस वक्त लगाते हैं जब स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर जाए, जब पाकिस्तान में महंगाई बढ़े। अब जाहिर है कि जिस तरह से इन्होंने तारीख के सबसे बड़े कर्जे लेकर और वो सारा पैसा हड़प कर गए, और मलिक रियाज साहब के किस्से ज़बाने ज़दे आम हैं जिनके जरिए अरबों रुपए इन्होंने खाए और उसको भी खिलाए, आज उसकी वजह ये कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान की मैशत ही मलिक रियाज की वजह से। इनके बकौल तो बात दुरुस्त है, क्योंकि इनकी मैशत तो मलिक रियाज की वजह से ही चल रही थी, तो वो इनका चीखना चलाना समझ में आता है और इनका तकलीफ। अब मेरे सवाल का जवाब दें। देखें गुजारिश ये है कि बिल्कुल मैं ये आपके सवाल का जवाब है, अगर पाकिस्तान की वो मैशत जिसको कि बेदर्दी के साथ समझने के सोबताज किया गया था, उस मुल्क की मैशत को अल्हम्दुलिल्लाह संभाला है, उस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया है, उस मुल्क में महंगाई की शरह कम की है, उस मुल्क में जिसमें नामुमकिन समझा जाता था बिजली की कीमतें कम की है। तो मैं समझता हूँ कि ये स्टॉक एक्सचेंज का अगरचे इस वक्त ये जाहिर है ओवरऑल कोई सिर्फ पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया का ये मसला बना है जो वो टैरिफ वगैरह लगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि वक्त के साथ साथ ये चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी, बेहतरी की तरफ जाएगी। तो इसमें आपका सवाल यही था कि यानी अगर कल भी मार्केट इसी तरह क्रैश होती है तो डू यू थिंक कि वजीर आजम साहब और उनकी फाइनेंशियल टीम स्टेप इन करेगी, कोई इकदाम लिए जाएंगे, या फिर वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी अपनाई जाएगी? सर
नहीं, माहिरीन के साथ इस सिलसिले में राब्ते में है हुकूमत, और वो मुशावरत कर रही है, और इसके ऊपर वो इक़दाम किए जाएंगे कि जिससे स्टॉक एक्सचेंज को ज़्यादा इशू ना बने। और वैसे भी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो फ्लक्चुएशन होती रहती है। माशाल्लाह इस दफ़ा तो इस साल तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े नए नए रिकॉर्ड बने और बहुत अच्छी रही है स्टॉक एक्सचेंज की। सर वही ना, वो नया रिकॉर्ड जो आज बना है ना, वो तारीख की सबसे बड़ी मंदी है सर। वो जाहिर है, वो पूरी दुनिया के लिए, आप टीवी पर आप भी देख रहे हो, पूरा यूरोप, बूढ़े तरक्की याफ्ता ममालिक, हर किसी का वो डिस्टर्ब हुआ है। और इवन उसके लिए भी वो आपने देखा कि वो ट्रम्प साहब का बयान भी आया कि वो करना तो ये नहीं चाहते थे, लेकिन जाहिर है कि उन्होंने अपने मुल्क के लिए कुछ इक़दाम उठाए जिस वजह से ये हुआ। तो ये मैं तो इसको एक टेम्परेरी फेज समझता हूँ, और ये गुजर जाएगा और पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज जो है वो स्टेबल हो जाएगी। वैसे एक अच्छी खबर बलोच साहब आज ये भी है कि खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी हो रही है। आज भी को $3 के करीब कमी हुई है और बताया जा रहा है कि वो $50 से कम का हो जाएगा बैरल आने वाले वक्त में। और हम ये जानते हैं कि वजीर आजम साहब ने जो बिजली की कीमत में कमी की है उसकी दो वजूहात थी। एक IPPs के से जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुए हैं, मुआहदे जो कैंसिल होकर नए हुए हैं, उससे बचत हुई है और कुछ ₹4 करीब की, और बाकी जो बचत हुई है वो तेल सस्ता होने की वजह से। तो आज मार्केट में तेल मजीद सस्ता हुआ है। मेरी रिक्वेस्ट है वजीर आजम से कहिएगा ना कि बिजली की कीमतों में थोड़ी सी और कमी कर दें, फायदा हो। वैसे जो हुआ है वो पास ऑन कर दें कंज्यूमर्स को। देखिए, पहले भी जो कमी हुई है उसका फायदा जो है वो कंज्यूमर्स को हुआ है। और पाकिस्तान में इस वक्त जो पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें हैं वो हमारे पूरे रीजन से कम है, और वो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मुस्तकबिल में भी जो है वो जो पेट्रोलियम की मसनूआत वर्ल्ड लेवल पे जो कमी आई है उसके सम्राट इंशाल्लाह आमीन 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 आमीन। बलोच साहब एक ब्रेक का कहा जा रहा है, अली साहब एक ब्रेक का कहा जा रहा है। व्यूअर्स एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कैनाल्स के मसले को जिक्र करेंगे। बचपन से सुन ही रहे हैं कि तीसरी जंग अजीम पानी पर होगी, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी जंग चोलिस्तान के कैनाल्स पे चल पड़ी है। डिस्कशन आफ्टर दिस ब्रेक, स्टे विद अस। इरसा ने 25 जनवरी को चोलिस्तान और थल कैनाल की तामीर के लिए पानी की फराहमी का सर्टिफिकेट जारी किया था, जिसको आज सिंध हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर के जरिए रोक दिया है इस पर अमल। और अब पीपल्स पार्टी की जो लीगल टीम है, इसमें एडवोकेट सेनेटर जमीर घुमर साहब शामिल हैं, उनकी नजर में अब ये काम आगे नहीं बढ़ेगा। जबकि इसके ऊपर ये जो कैनाल्स बन रही हैं चोलिस्तान में, इसके ऊपर हम जानते हैं पूरे सिंध में एहतजाज किया गया है, पूरे सिंध से यक आवाज कहा गया है कैनाल्स नामंजूर। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी क्लियर मैसेज दे दिया 4 अप्रैल को गड़ी खुदा बख्श से कि हम ये कैनाल्स नामंजूर करते हैं, नहीं बनने देंगे। पहले भी काला बाग हमने रोका था, अब भी हम इन कैनाल्स को रोकेंगे। लेकिन स्टिल देयर इज अ लिटिल कंफ्यूजन ये है कि पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि हमारे हाथ में ताकत है, हम वफाकी हुकूमत गिरा सकते हैं। लोग ये पूछते हैं पीपल्स पार्टी के हाथ में ये ताकत भी होनी चाहिए थी कि वो CCI मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास भी बुला सकते थे, जो हर 3 महीने होना चाहिए, लेकिन 1 साल से नहीं हुआ है, जहां चारों सूबों के वज़राए आला बैठ के बड़े अहम फैसले करते हैं। लेकिन अफसोस के साथ जिस पीपल्स पार्टी के पास ये ताकत नहीं है कि वो CCI का इजलास बुला सके, वो ये कह रही है कि हमारे पास ये ताकत है कि वफाकी हुकूमत गिरा सकते हैं। और कमाल बात यह है कि वफाकी हुकूमत के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही, उनको परवाह ही नहीं है, कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा है। हाँ, स्टेटमेंट्स आ रही हैं बहुत सारे कि अफाम व तफहीम के साथ सबको ऑन बोर्ड लेकर फैसले किए जाएंगे, लेकिन सैडली अभी तक वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई एक्शन हमें नजर नहीं आ रहा है। डिस्कशन का आगाज करते हैं। अजहर सिद्दीक साहब, आई विल स्टार्ट फ्रॉम यू। आपकी नजर में ये कैनाल्स का मामला, यकीनन पानी जिंदगी है, ज़राअत खुराक है जिससे हम सब चलते हैं, लेकिन पानी के मामले पर सिंध को हमेशा नजरअंदाज किया गया है। मुझे याद पड़ता है इवन बिफोर कैनाल्स के इशू से पहले भी हमारे वजीर आला साहब कहते थे कि सिंध को उसके हिस्से का पानी नहीं मिलता, उसके हिस्से की गैस नहीं मिलती, उसके हिस्से की सस्ती बिजली नहीं मिलती है, लेकिन उस वक्त तक पानी हमें नहीं मिला अपने हिस्से का। अब हम चोलिस्तान में काम कैसे रुकवाएंगे? आपकी नजर में अजहर सिद्दीक साहब, क्या कमजोरियां हैं कि वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी के एहतजाज और सिंध की आवाज पे कोई रिएक्शन नहीं दे रही, कोई एक्शन नहीं ले रही, एक तरीके से इग्नोरेंस इज ब्लिस वाली पॉलिसी नजर आ रही है? अजहर सिद्दीक साहब। देखिए, एक बात तो मैं सिर्फ छोटी सी एक बात, बलोच साहब ने वो बहुत सी बातें वही पढ़ी लिखी क्या वो टेप की तरह लगी होती हैं, वो बातें कहना शुरू कर देते हैं। आपने बहुत खूबसूरत तरीके से बता दिया कि जो बिजली की कीमतें कम की हैं, बेवकूफ बनाया ना, धोखा दिया ना कौम के साथ। आपने कहा जी आप कम कर रहे हैं। मैं हैरान था कि टैरिफ डिटर्मिनेशन जो होती है वो एनुअल होती है, क्वार्टरली आती है, मंथली फ्यूल एडजस्टमेंट है, ये पता नहीं कहाँ से बताई जा रहे हैं।
अच्छा वो बेवकूफ है, वो तो राइट है उनका, आपने कोई एहसान किया है? कौन सा एहसान किया? मेरे सवाल पे आए अजहर साहब प्लीज। अच्छा मैं अब आता हूँ आपके इस सवाल की तरफ, बहुत अहम सवाल है। मैंने ना जो जस्टिस उमरता बिंदयाल साहब थे उस वक्त कालाबाग डैम बनाने के लिए ऑर्डर लिए थे, और उस वक्त मैंने खास तौर पर दो कवानीन पे पढ़ी। एक तो सिंतास मुआहिदा अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन अपॉर्चमेंट ऑफ वाटर रिकॉर्ड 1991, उस पानी की जो तकसीम का वो शायद यानी तमाम सूबे दस्तखत किए हुए हैं उसके ऊपर, और वो कानून जो है उस कानून पर अमल दरामद होना है और उसके मुताबिक पानी की तकसीम का जो प्रोसेस है वो सारा चलता है। अब यहाँ ये मामला, मैं उसकी उस बारीकियों में नहीं जाना चाहता कि पीछे कौन है कैसा ये है, लेकिन वफाकी हुकूमत की नाहली और नालायकी है कि यानी इस वाले मामले में पहले बैठकर अवाम को एतमाद में लें, अवाम मुतमईन हो, फिर उसके बाद कोई एक्शन लेते। ये नहीं है कि पहले एक्शन ले लिया जाए और आप बैठकर सारी चीजें तय कर लें कि जनाब हमने इस तरह चीजों को लेकर चलना है, तो वो चीजें उस तरह तो हो नहीं सकती है ना कि आप जिस तरीके से लेके जाना चाहते हैं। आपको जरा सीरियसली ये सोचना क्या आपको लगता है पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलग हो सकती है सर, हुकूमत गिरा सकती है? और मैं बताऊं आपको, पता है इनको फेविकॉल ने जोड़ा हुआ है, वो फेविकॉल जब तक जोड़ी रहेगी। सर फेविकॉल इंडिया का है, आप प्लीज एल्फी का जिक्र किया करें। अच्छा चले एल्फी कह लें, समन बॉन्ड कह लें, कोई भी आप कह दें, तो वो जब तक वो देखे ना उसकी वजह डिक्की में छुपकर, आपको पता है गेट नंबर 4 पे जाने वाले कौन लोग हैं, तो ये अब जब एस्टैब्लिशमेंट को के सहारे पे सारी चलाते फिर रहे हैं, तो ये तो बेचारे मरहूने मिन्नत है। ठीक है मुलाजिमों की तरह, ठीक है अजहर साहब, मुझे ज्वाइन किया है सेनेटर जमीर घुमरो साहब, माहिर कानून भी हैं पीपल्स पार्टी के। बहुत बहुत शुक्रिया घुमरो साहब आपके कीमती वक्त के लिए सर, जजाकल्लाह। सर लोग एक सवाल पूछते हैं घुमरो साहब, पीपल्स पार्टी ने यकीनन आज स्टे ऑर्डर तो ले लिया अदालत से, काम आपकी नजर में अब रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन वो पीपल्स पार्टी जो सीसीआई का इजलास बुलाने की ताकत नहीं रख पा रही, वो हुकूमत गिराने की बातें कर रही है। पीपल्स पार्टी की करंट स्टैंडिंग पावर कितनी है पीपल्स पार्टी के बाद? या फिर जिस तरीके से आपके नाकदीन अभी अजहर साहब कह रहे थे कि आपको एल्फी से जोड़ दिया गया है और ये जोड़ टूट नहीं सकता, लग यही रहा है, तासुर आपके ऑपोजिशन की तरफ से, आपके नाकदीन की तरफ से पीपल्स पार्टी के ये दिया जा रहा है कि दो चेहरे हैं पीपल्स पार्टी के, एक वो जो अवाम के लिए है, एक वो जो हुकूमत में रहने के लिए है। आप रोशनी डालिए घुमरो साहब इस इशू के ऊपर। पीपल्स पार्टी के जो नाकदीन हैं वो कहते हैं कि आज ही हम गवर्नमेंट को छोड़ दें ताकि उनका काम हो जाए, लेकिन हम अब आवाम के जमहूरी हुकूक के मुहाफिज हैं। हम जो है न सिर्फ हुकूमत पर दबाव डालेंगे, उनके हर फैसले को हमने आमना सदकना कभी नहीं किया, कोalition पार्टनर हैं और हुकूमत जो है वो हमारे वोट पर चल रही है। इसका ये मकसद नहीं कि हम जो है वो जो हुकूमत गैर आईनी या गैर कानूनी काम करेगी हम उसकी सपोर्ट करेंगे। और ये कोalition गवर्नमेंट में मुख्तलिफ तरीके होते हैं दबाव डालने के और हुकूमत से फैसले मनवाने के। ये सिर्फ हथियार नहीं होता कि आप आज हुकूमत से निकल जाएं ताकि मुखालफिन का काम आसान हो जाए, ये हम नहीं करेंगे। हमें अगर करना पड़ा, अगर गवर्नमेंट ने जो है वो आईनी और कानूनी रास्ते को बाईपास किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझेगी कि अभी हमारे लिए जो है वो गवर्नमेंट में स्पेस नहीं है, तो हम फिर गवर्नमेंट को खैराबाद कह सकते हैं। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना फैसला खुद करेगी, ये नहीं करेगी कि मुखालफिन कहें, नाकदीन कहें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हमारी वजह से गवर्नमेंट से निकल जाए, उनका काम हो जाए। हम अवाम का काम करेंगे, हम किसी नाकिद का काम नहीं करेंगे। लेकिन घुमरो साहब, हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो कैनाल की कंस्ट्रक्शन के खिलाफ, इरसा की जो वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट था उसके खिलाफ जो है वो उसके सेक्शन 8 के तहत इरसा एक्ट के अपने जो है ऑब्जेक्शंस न सिर्फ एकनेक में किए, एकनेक ने जो है मंजूरी नहीं दी अभी कैनाल्स के कंस्ट्रक्शन की, और सीसीआई में जो अपीलेट फोरम है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो अपने ऑब्जेक्शंस किए हैं। सीसीआई का फैसला जो है वो जाता है, चैलेंज होता है कोई भी एग्रीड पार्टी ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट के आइन के आर्टिकल 155 के तहत। अगर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इस पूरी स्कीम को, हालांकि जो आज कोर्ट में हम गए वो इस पे था कि इरसा की खुद जो कंपोजिशन है वो गैर कानूनी है, क्योंकि फेडरल मेंबर इरसा की अपॉइंटमेंट सिंध से होना है, सिंध से होनी है, और सिंध से फेडरल मेंबर इरसा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद मुकर्रर नहीं किया गया। इस वजह से इरसा की कंपोजिशन की गैर कानूनी है।
और उन्होंने जो वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी किया है वो भी कानूनी है। मुझे ये तो बताएं घुमरो साहब, आई एग्री, हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया है और अब आप कहते हैं काम आगे नहीं बढ़ेगा, बट घुमरो साहब पीपल्स पार्टी इतना ओपनली कह रही है हम हुकूमत गिरा सकते हैं, हमारे पास ये ताकत है, लेकिन वफाकी हुकूमत को आपके इस जुमले से, इतनी बड़ी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा घुमरो साहब? फर्क तो पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है। हमने शहबाज शरीफ को, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़ेह मैसेज दिया है कि कैनाल्स पर हम आवाम के साथ होंगे, आपकी हुकूमत के साथ नहीं होंगे। इस वजह से दिस इज अ क्लियर मैसेज। बट घुमरो साहब, सदर जरदारी के गलत मिनट्स ऑफ मीटिंग निकल आते हैं प्रेसिडेंट हाउस से, लेकिन किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। सर देखिए, सदर ने मुल्क के हाईएस्ट फोरम जो मुल्क का है वो है ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, उसमें वाज़ेह तौर पर कह दिया कि इस कैनाल प्रोजेक्ट को अबंडन किया जाए। ये फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान पर जो है वो दबाव डाल रहा है और उसको डैमेज कर रहा है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यही पॉलिसी है, जो कंट्रोवर्शियल स्कीम्स हैं, जो फेडरल विफाक को जो है वो डैमेज कर रही हैं, ये भी प्रोजेक्ट ऐसा ही है, उसको फौरी तौर पर अबंडन किया जाए, क्योंकि अवाम कालाबाग डैम की तरह उसके खिलाफ हो गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी अवाम में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अपने इनिशियल जो है वो कार्ड इस्तेमाल कर रही है, वो अवाम से कांटेक्ट करेगी। 18 अप्रैल को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का हैदराबाद में जलसा है। हम क्लियर मैसेज दे रहे हैं कंटिन्यूसली फेडरल गवर्नमेंट को कि क्योंकि हमारी ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, हम अवाम के जमहूरी हकूक के मुहाफिज हैं। ये हम नहीं चाहेंगे कि हम आज गवर्नमेंट से निकल जाएं, पार्लियामेंट टूट जाए और किसी और पार्टी को फायदा पहुंचे और वो इक़्तिदार में आ जाए जो अवाम के और भी खिलाफ हो जाए। वो हमारी जो है अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, हम आवाम के हुकूक के मफाज हैं। हम कैसे चाहेंगे? ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है घुमरो साहब। ब्रेक से वापस आके मुझे अली गौहर बलोच साहब से इस इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर जवाब, ऑफ कोर्स आपसे ये भी पूछना है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब की तबीयत तो अब काफी बेहतर हो गई है, लेकिन अभी तक उनकी जानिब से कोई स्टेटमेंट नहीं आया इस इशू के ऊपर। व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट दिस स्टेटमेंट? विल डिस्कस दिस आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे विद अस, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। मैं हमेशा से ये कहता आया हूं कि पाकिस्तानी बनो, बलोची, पठान, सिंधी, पंजाबी से निकल आओ। मैं बड़े अफसोस के साथ दिल पे पत्थर रख के कह रहा हूं कि जो बलूचिस्तान और पंजाब के अंदर तासुब बढ़ा, वही तासुब आज सिंध और पंजाब में बढ़ रहा है। वजह बड़ी सिंपल है, सिंध तरसा हुआ है मोटरवेज के लिए। हैदराबाद सक्खर मोटरवेज शदीद जरूरत है सिंध को, लेकिन वफाकी हुकूमत ने मंजूरी दी साहिवाल की तरफ मोटरवे बनाने की, को 400 अरब से जायद की। पीपल्स पार्टी और सिंध के लोग पानी और कैनाल्स के मसले पे बड़े परेशान हैं कि पहले ही पानी कम है, भूखे मरेंगे, हमारी जमीनें तबाह बर्बाद हो जाएंगी, हमारे रोजगार, हमारे घराने, हमारी पूरी आबादियां तबाह। लेकिन वफाकी हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं आया। पीपल्स पार्टी ने यह तक कह दिया अली गौहर बलोच साहब कि हम हुकूमत गिरा देंगे, लेकिन शायद आसिफ अली जरदारी साहब की तबीयत नासाज है, तो इसलिए अभी तक कोई इस तरह की बातचीत का अमल शुरू होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा कैनाल्स के मसले के ऊपर। लेकिन पीपल्स पार्टी ने, जिस तरह आपने ब्रेक से पहले सुना, कि स्टे ऑर्डर ले लिया है सिंध हाई कोर्ट से इरसा के नोटिफिकेशन के ऊपर। आपकी नजर में क्या वजूहात हैं अली गौहर बलोच साहब कि PMLN की गवर्नमेंट में ये तासुब हमारे मुल्क में बढ़ता जा रहा है और खास तौर पर इस कैनाल्स के इशू के ऊपर नफरतें फैलाई जा रही हैं? अली गौहर बलोच साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक सियासत के तालिब इल्म होने की हैसियत से जो पानियों का इशूज है, ये आज से नहीं, ये हमारी बदकिस्मती है कि ये साल से इस किस्म के इशूज बनते आए हैं और उनके ऊपर सियासतें भी होती आई हैं। ख़ास तौर पर आप कालाबाग डैम का मसला देख लें। कालाबाग डैम जो था वो पूरे मुल्क के लिए एक फ़ायदामंद प्रोजेक्ट था, लेकिन वो भी जाहिर है कि सियासत की नज़र हुआ और उस पर सियासत की गई। इसी तरह से अब ये कैनाल्स का इशू है। पहली बात तो ये है कि इस इशू को मैं समझता हूँ कि दोनों पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है वो आपस में बातचीत करके इसको अनकरीब जो है वो किसी अच्छे तरीके के साथ हल कर लेंगे। लेकिन इसके ऊपर भी जाहिर है कि जो आज तक जो माइंड मेकअप किया गया और जिस तरह से सिंध को और बाकी सूबे जिस तरह उसके ऊपर पानी के इशू को सियासत के तौर पर साबका अदवार से सिलसिला चला रही है, आज की कहानी नहीं। और शायद पीपल्स पार्टी की भी मजबूरी है कि वो जो जिस तरह से कि लोगों का माइंड मेकअप हुआ है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, आखिर हर पार्टी ने अपने सूबे से जो उसका होम ग्राउंड होता है वहां पर अपनी साख बरकरार रखनी होती है। तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि पीपल्स पार्टी की भी मजबूरी है कि जिस तरह से वो स्टैंड ले रही है। बिल्कुल। लेकिन असल में ये वो वक्त है कि जब तमाम पॉलिटिकल पार्टी को अपनी सियासी वाबस्तगियों से हट के
और जो हमारे टेक्निकल लोग हैं जो इसको सही मानों में इन चीजों को समझते हैं, उनको बिठाकर जो उनकी राय लेकर और उनकी राय का मुकद्दम समझ के हमें वो फैसले करने चाहिए जो हमारे मुल्क के हक में बेहतर आई अग्री, जो हमारे पूरे पाकिस्तान के हक में बेहतर है, जो पाकिस्तान की अवाम के हक में बेहतर है। लेकिन बदकिस्मती से देखिए, चारों सूबे जो है वो हमारे मुल्क की इकाइयां हैं। आप कहते हैं सिंध का, मैं बाहैसियत एक पंजाब के रहने वाले शख्स की हैसियत से भी कह रहा हूँ कि अगर सिंध की हक तलफी होती हो तो नहीं करनी। बलोच साहब वक्त कम है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स कराची जमा करता है, उसके बाद घोट की डिस्ट्रिक्ट जमा करता है जहां से गैस निकलती है, जहां पे फर्टिलाइजर बनता है। सैडली डोंट यू थिंक कि साहिवाल से पहले कराची को मोटरवे मिलना चाहिए था? बलोच साहब नहीं, एक तो ये जो तासर है अभी तक जो साहिवाल वाला या वो भावल नगर वाला भी कोई मोटरवे शुरू नहीं हो गया। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत ज्यादा कंसर्न है उनको, जो कि सखर से आगे हमारा कराची तक का फेज है, और आप देखेंगे कि ये हुकूमत अनकरीब उस चीज की अनाउंसमेंट होगी। ये दोनों प्रोजेक्ट जो है वो आपको इंशाल्लाह इकट्ठे नजर आएंगे चलते हुए, और खास तौर पर जो हमारा सखर से जो है कराची वालों में इंतहाई अहमियत का हामिल है, और उसको बिल्कुल किस सूरत भी। थैंक यू अली गौहर बलोच साहब। आई एम आउट ऑफ टाइम। आई एम ग्रेटफुल कि आपने अपना वक्त निकाला हमारे। आखिर में यही कहूंगा वफाकी हुकूमत से, खुदारा लोगों के जज्बात को समझिए। चारों आपके सूबे, चारों इकाइयां हैं, सब में बराबरी की तरक्की लेकर आए, वरना तासुब बढ़ेगा। नफरतें बढ़ाने के लिए दुश्मन पाकिस्तान का तैयार खड़ा है। हमें सोचना होगा, सही कदम आगे बढ़ाना होगा। आई विल सी यू टुमारो। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।